नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आए मेरे साथ और जुड़ें और जो आज के आपका मॉक टेस्ट है उसे सभी आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे जो आज के आपके क्वेश्चन है उनको देखते हैं मॉक टेस्ट में। तो प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को रोटी की टोकरी कहते हैं। तो इसमें आपके चार ऑप्शन है, मेहरगढ़, बुर्जहोम, लोथल, रोपड़। आपको बताना है कि किस स्थान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपसे पूछ रहा है कि रोटी की टोकरी किसे बोलते हैं, तो रोटी की टोकरी आप याद रखेंगे कौन सा स्थान है। तो स्थान आपका कौन सा है? मेहरगढ़। कौन सा स्थान है? मेहरगढ़। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है? जैसे आपने पढ़ा होगा गेहूं, और आपने पढ़ा है जी जौ, और क्या पढ़ा आपका? चावल। तो ये आपके साक्ष्य कहाँ से मिले? हमें मेहरगढ़ से मिले। इसलिए रोटी की टोकरी किसे बोलते हैं? मेहरगढ़ को बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? बंदरगाह नगर कौन सा आपका? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। आपसे पूछे रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ कहाँ पर आपका? ये पंजाब में। बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है, खोज किसने की थी? तो खोज आप पढ़ते ही हैं, किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किस वर्ष की थी? 1921 में। किस वर्ष की थी? 1921। क्लियर हो गया। उसके बाद में बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के आपके स्थल हैं। ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे कौन है? मेहरगढ़। अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह नगर कौन सा आपका? लोथल। और आपसे पूछे मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हमें रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। दैमाबाद है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा या बारगांव है। बताएंगे सभी किस स्थान से हमें मिले रथ चलाते हुए साक्ष्य। कमेंट करके बताएं सभी। रथ चलाते हुए साक्ष्य, ठीक है, आप बताएंगे। तो इसमें रथ चलाते हुए साक्ष्य की अगर बात करें तो ये हमें कहाँ से मिले? ये मिले हमें दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। आपने पढ़ा भी होगा जब सिंधु घाटी सभ्यता के आप स्थल पढ़ते हैं, जैसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्वी स्थल पढ़ते हैं आलमगीरपुर। कौन सा आपका? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आप पढ़ते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पर आपका? मेरठ। और कौन सी नदी के किनारे? आप पढ़ते हैं हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी स्थल पूछे तो पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पर आपका? बलूचिस्तान पाकिस्तान। सुतकांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। और नदी कौन सी है? नदी अगर आपसे पूछ रहा है नदी कौन सी है? दासक। कौन सी नदी है? दासक नदी है। उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी स्थल है मांडा। मांडा कहाँ पर आपका? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी है? नदी है आपकी चिनाब। और दक्षिणी स्थल कौन सा है? दक्षिणी स्थल आप पढ़ते हैं दैमाबाद। कौन सा है? दैमाबाद। तो दैमाबाद आपसे पूछा जाएगा, दैमाबाद आपका कहां पर है? दैमाबाद आपका महाराष्ट्र। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो दैमाबाद है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रथ चलाते हुए, तो रथ चलाते हुए जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? दैमाबाद से आपके मिले। जुते हुए खेत और कहाँ से मिलते हैं आपके साक्ष्य? कालीबंगा से। आयताकार अग्निकुंड कहाँ से मिला आपका? कालीबंगा से। ये आपने पढ़ा होगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है कालीबंगा? राजस्थान। जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है? जौगढ़। तो अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख कहां पर स्थित है? जी बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख कहां पर स्थित है? बताएं सभी, कमेंट करें। अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख कहां पर स्थित है? अशोक द्वारा बनवाया गया जौगढ़ अभिलेख कहां पर स्थित है?
तो बताएंगे। तो जौगड़ अभिलेख कहाँ पर आपका, उड़ीसा में। कहाँ पर है जौगड़ अभिलेख, उड़ीसा में, इसको याद रखेंगे। अशोक द्वारा बनवाया गया जौगड़ अभिलेख कहाँ पर है, उड़ीसा। अशोक आपने पढ़ा होगा, मौर्य वंश का शासक कौन है आपका, अशोक। मौर्य वंश का शासक कौन है, अशोक, ये आपने पढ़ा है। मौर्य वंश का शासक कौन है, अशोक। अशोक आपने पढ़ा होगा, अशोक के समय में एक आपका युद्ध है जो ज्यादातर पूछा जाता है, 261 BC में आपका लड़ा गया, और इस युद्ध का नाम क्या है, इस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका, कलिंग युद्ध। तो आता है क्वेश्चन, जो कलिंग युद्ध है अशोक ने किस वर्ष लड़ा था, 261 BC। आपसे पूछा, जैसे यहां से पूछ लिया कि अभिलेख, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कौन सा अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख आपका, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो आपने पढ़ा होगा 1750 में। खोज अगर पूछ रहा है 1750 में, एक व्यक्ति था, इसका नाम था पादरेटी पेंथलर, इसने आपकी खोज की थी। और आपसे पूछा जाएगा पढ़ने में सफलता किसको मिली, पढ़ने में सफलता 1837 में किसको मिली, जेम्स प्रिंसेप। किसको मिली थी आपके, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली थी। क्लियर हो गया। तो आप याद रखें, अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। कलिंग युद्ध कब लड़ा था, 261 BC। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता 1750 में पादरेटी पेंथलर, और पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप। क्लियर हो गया। तो जौगड़ अभिलेख कहां पर आपका, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, अग्रहार, ऊसर, सेवाग्राम, चांचर। बताएंगे, गुप्त शासकों के द्वारा दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, कमेंट करके बताएं सभी। गुप्त शासक, गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा, श्रीगुप्त। उसके बाद में आपने अन्य शासक पढ़े जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, ये सभी आपके गुप्त शासक हैं। तो आपको बताना है कि जो दान में दी जाने वाली भूमि थी इसको क्या बोलते थे, तो आंसर याद रखेंगे, इसको क्या बोलते थे, अग्रहार। क्या बोलते थे आपके, अग्रहार। क्लियर हो गया, क्या बोलते थे, अग्रहार। गुप्त में से आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो समुद्रगुप्त है, क्वेश्चन है एक आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, आप याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। कौन आपका, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। एक आपका ये पूछ रहे थे कि जो आपका सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है, सती प्रथा, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, ऐरण अभिलेख। कौन से अभिलेख में मिलता है, ऐरण अभिलेख। और ऐरण अभिलेख के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ऐरण अभिलेख के रचनाकार कौन है, भानुगुप्त। कौन है आपके, भानुगुप्त। तो एक गुप्त वंश में से दो आपके क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सती प्रथा का साक्ष्य पूछे, ऐरण अभिलेख, रचनाकार कौन है, भानुगुप्त। और आपसे पूछा जाए कि जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, माया, माओरी, नीग्रो, किर्गिज। बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, मध्य एशिया। ठीक है, अब इनको देखते हैं कौन सी जनजाति। जैसे माया, माया आप पढ़ते हैं, मायो आपका जो निवास करती है मैक्सिको में। कहाँ पे निवास करती है, मैक्सिको में। माओरी अगर आपसे पूछ रहा है, माओरी कहाँ पे करती है, माओरी निवास करती है आपकी न्यूजीलैंड में। और नीग्रो कहाँ पर है, नीग्रो करती है आपकी मध्य अफ्रीका में। कहाँ पे निवास करती है, मध्य अफ्रीका में। और खिरगिज अगर आपसे पूछ रहा है तो खिरगिज कहाँ पे निवास करती है, मध्य एशिया। खिरगिज कहाँ पर है, मध्य एशिया। इस तरीके से चार आपको क्वेश्चन। माया कहाँ पर है, मैक्सिको में। माओरी अगर आपसे पूछ रहा है न्यूजीलैंड में। नीग्रो मध्य अफ्रीका। खिरगिज कहाँ पर है, मध्य एशिया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा तथा घाघरा नदी का संगम किस स्थान पर होता है, कन्नौज, गाजीपुर, पटना, छपरा। बताएंगे सभी। गंगा तथा घाघरा, गंगा तथा घाघरा नदी का संगम आपको बताना है कि किस स्थान पर होता है। गंगा की अगर बात करें रफली हम देखें, जो गंगा नदी है, गंगा नदी है इस तरीके से आपकी बह कर जाती है। तो गंगा नदी दो नदियों की संयुक्त धारा है। कौन कौन सी नदियों की संयुक्त धारा है, एक कौन सी आपकी, एक है अलकनंदा। एक कौन सी है, अलकनंदा। और एक कौन सी है, एक आपकी भागीरथी। एक आपकी अलकनंदा और एक कौन सी है, भागीरथी।
तो ये दोनों नदी आकर के कहाँ मिल जाती हैं, ये मिल जाती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं और नया नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, गंगा हो जाता है इसका नया नाम। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक आपकी बांग्लादेश में चली जाती है और एक आपका पश्चिम बंगाल से होकर के ये फिर आपकी कहाँ गिर जाती है, ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ही आपकी नदी गिर जाती है। तो आप पढ़ते भी हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपसे क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद अब देखते हैं इसमें सहायक नदी। तो पूरब से अगर आपसे पूछ रहा है पूरब से सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ये क्रम से आप याद रखेंगे। 5 प्रमुख सहायक नदी है, कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है आपकी रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन सी है, उसके बाद है गोमती। गोमती के बाद कौन सी है, गोमती के बाद है घाघरा। घाघरा के बाद कौन सी है, गंडक। और गंडक के बाद कौन सी है, उसके बाद है कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा कहाँ मिलती है और गोमती कहाँ मिलती है, घाघरा कहाँ पर है, गंडक कहाँ पर है, कोसी कहाँ पर। रामगंगा अगर आपसे पूछ रहा है रामगंगा कहाँ पे मिलती है जी, ये मिलती है कन्नौज में। आपसे पूछे गोमती कहाँ पर मिलती है, गोमती मिलती है गाजीपुर में, गाजीपुर में। और घाघरा कहाँ पे मिलती है, घाघरा मिलती है छपरा में। गंडक कहाँ पे मिलती है, गंडक आप याद रखेंगे, गंडक कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपकी पटना में। और कोसी कहाँ पे मिलती है, कोसी मिलती है भागलपुर में। कहाँ पे मिलती है, भागलपुर। तो इस तरीके से ये आपकी इधर वाली सहायक नदी हैं जो इसमें पूरब से मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं, जैसे आप पढ़ते हैं रामगंगा कहाँ मिलेगी, कन्नौज में मिलेगी। गोमती गाजीपुर में, घाघरा छपरा में, गंडक पटना में। और कोसी कहाँ मिलेगी, आपकी भागलपुर में। इनको याद रखना है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो आप याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, गंगा तथा घाघरा नदी का जो संगम है तो वो कहाँ पर होगा, आपका गंगा और घाघरा का कहाँ पर है, छपरा। ठीक है, तो इस तरीके से घाघरा, रा से याद रखेंगे, रा यानी छपरा। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिबांग, लोहित, जमुना, लुइट। बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस, दिबांग, लोहित, जमुना। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, लुइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लुइट के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपने पढ़ा है तो ये आपकी तिब्बत से निकल करके और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बह करके, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, और असम के बाद आपका कहाँ पे चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से नदी बहती है यहाँ पे भारत में। इस तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आकर के और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस पहाड़ी से टकराती है, नामचा बरवा। कौन सी पहाड़ी है, नामचा बरवा। नामचा बरवा पहाड़ी से टकरा करके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसमें यहाँ पे 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक का नाम क्या है, दिबांग, और एक का नाम क्या है, एक का नाम है लोहित। दिबांग और लोहित नदी यहाँ पर आपकी मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में। आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर, आपका असम राज्य में स्थित है। कौन सी नदी ने बनाया, ये बनाया ब्रह्मपुत्र नदी ने। कौन सी नदी ने बनाया, ब्रह्मपुत्र नदी ने। तो याद रखेंगे, नामचा बरवा पहाड़ी से आपकी टकरा करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे दिबांग और लोहित 2 नदी आपकी ये सहायक नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद असम राज्य में, असम राज्य में आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। वो किस नदी ने बनाया, आपका ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये सूरज ताल है, पाल नहीं है, सूरज ताल। तो आपको बताना है कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सूरज ताल, चंद्रताल, कबरताल, खुरपताल। बताएंगे सभी जी, कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में कौन सी आपकी, इसमें आपको बताना, तो ये है, इनकी लोकेशन आप देख, सूरज ताल, सूरज और चंदा दोनों अगर आपसे पूछ रहा है, ये दोनों आपकी हिमाचल प्रदेश में। कबर ताल, कबर कहाँ पर है, बर। ठीक है, तो बर से राज्य बन जाएगा बिहार। ठीक है, बर से क्या बन जाएगा, बिहार।
तो कवरताल कहाँ पर है? बिहार। और खुरपताल कहाँ पर? आपके उत्तराखंड। तो इस तरीके से इनका सुमेलन सूरजताल चंद्रताल हिमाचल प्रदेश है, कवरताल कहाँ पर है? बिहार है, और खुरपताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्लियर हो गया। आपसे पूछे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। खारे पानी की पूछे तो कौन सी है? सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और आपसे पूछे खारे पानी की तटीय झील कौन सी है सबसे बड़ी? तो इसको याद रखेंगे, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंती जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। गारो खासी जयंतिया, आसान सा क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया, तो गारो खासी जयंतिया ये आपकी कहाँ पर निवास करती हैं? मेघालय में। कहाँ पर निवास करती हैं? मेघालय में आपकी निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव वर्ष के रूप में, ये नाबा बारसा है, बाबा बारसा नहीं, नाबा। नाबा बारसा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, पश्चिम बंगाल में। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। नाबा बारसा उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? बताएंगे सभी कमेंट करके। नाबा बारसा, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है। नाबा बारसा, नाबा बारसा की अगर आपसे बात कर रहा है, ये कौन से राज्य में बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे बनाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखेंगे नाबा बारसा कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में। गोवा में अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें याद रखें संवत्सर। ठीक है, संवत्सर, ये कहाँ पर आपका? संवत्सर। तो संवत्सर आप याद रखेंगे, संवत्सर कहाँ पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका गोवा में। संवत्सर अगर आपसे पूछे कि नव वर्ष के रूप में कहाँ पे बनाते हैं? आपका गोवा में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? गोवा में। और आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश, और इसमें कौन सा है? तो इसमें याद रखेंगे, इसमें आंध्र प्रदेश में अगर आपसे पूछ रहा है उगाड़ी, कौन सा है? उगाड़ी। उगाड़ी उत्सव। ठीक है, कौन सा? आपका उगाड़ी। उगाड़ी अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ पे बनाते हैं? ये आपका बनाते हैं, ये बनाते हैं आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें बनाते हैं गुड़ी पड़वा। क्या है आपका? गुड़ी पड़वा। तो ये नव वर्ष के रूप में आपका बनाया जाता है। क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया गुड़ी पड़वा, और आपका क्या है? आंध्र प्रदेश हो गया उगाड़ी, महाराष्ट्र हो गया गुड़ी पड़वा, गोवा हो गया संवत्सर। संवत्सर, इसे आधा करना है, संवत्सर, संवत्सर। और उसके बाद क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? नाबा बारसा। क्लियर हो गया, कौन सा है? नाबा बारसा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो कथकली, भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक। इसमें से आपको बताना कमेंट करके, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? मृणालिनी साराभाई अगर आपसे पूछ रहा है ये कौन से नृत्य से जुड़ी हुई? कथकली। कौन से हैं? कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली आपका कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। और आपसे पूछा जाता है जी ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी उड़ीसा का है। और आपसे पूछा जा रहा है कथक कहाँ का है? कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। क्लियर हो गया, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। तो मृणालिनी साराभाई अगर आपसे पूछे कथकली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, कार्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। बताएंगे सभी कमेंट करके, कार्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? कार्बिलोन कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे सभी। कार्बिलोन कप अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे टेबल टेनिस। किससे संबंधित? आपका टेबल टेनिस से आपका जुड़ा हुआ है कार्बिलोन कप। आपसे पूछे थॉमस कप किससे है जी? थॉमस कप। थॉमस कप किससे? आपका ये किससे? थॉमस कप ये बैडमिंटन से। उबेर कप आपसे पूछे किससे? बैडमिंटन से। सुधीरमन कप पूछे किससे? आपका बैडमिंटन से। याद रखेंगे इनको। टेनिस से आपसे बहुत सारे हैं, जैसे आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है या विंबलडन ओपन है, ये सब आपके किससे हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंच ओपन है या आपका यूएस ओपन है, ये सब किससे? आपके टेनिस से। किससे? आपके टेनिस से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनरेगा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? मनरेगा योजना की शुरुआत, मनरेगा आपने पढ़ा होगा, मनरेगा पहले नाम इसका नरेगा था। नरेगा योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? 2006। और नरेगा का जो नया नाम मनरेगा वो किस वर्ष किया गया था? 2009। 2009 में किया गया। मनरेगा योजना के तहत आपका ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को एक वर्ष में लगभग कितने दिन? एक वर्ष में आपका कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो ये आपका पढ़ते हैं मनरेगा में। मनरेगा योजना की अगर आपसे पूछ रहा है, जैसे आप 10वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, इसका जो आपका समय 2002 से और कब तक है? 2007। तो इसी के बीच में आपका समय आ रहा है 2006। तो 2006 में आपकी मनरेगा योजना की शुरुआत हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नाटो, नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नाटो है क्या? नाटो, NATO, नाटो। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या बनती है? नॉर्थ एटलांटिक, क्या बनती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है जी। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जाता है जो नाटो है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949। और मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स। कहां पर आपका? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पे पड़ता है? ये पड़ता आपका बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहां पड़ता है? ब्रुसेल्स पड़ता आपका बेल्जियम में। ये नाटो है। तो नाटो में आपके जो भी इसमें शामिल देश है, अगर उनमें किसी भी देश पर हमला होता है तो ये माना जाता है कि उन पे सभी पे आपका हमला किया गया है, और वो सभी देश अपना एक दूसरे देश का सहयोग करते हैं। तो ये आपका नाटो का आपका हेडक्वार्टर हो गया। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर? आपका ब्रुसेल्स। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि नाटो का जो सेना मुख्यालय वो कहां पर है? नाटो का सेना मुख्यालय कहां पर है? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ये तो आपका ऐसे ही पूछेगा मुख्यालय, लेकिन सेना मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है तो वो कहां पर है? नाटो का सेना मुख्यालय। तो उसे भी आप याद रखेंगे। अगर सेना मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है तो सेना मुख्यालय कहां पर है? ये आपका मांस में। ये कहां पर है? मांस में। और मांस कहां पर है? मांस बेल्जियम में ही है। आपका कहां पर है? बेल्जियम में। सेना मुख्यालय पूछे तो मांस में। मांस कहां पर है? बेल्जियम में। और ऐसे सिंपल पूछ रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल है तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की सीमा समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी, बताएं सभी। आपातकाल में लोकसभा की अवधि। तो आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है आप सब जानते हैं। तो आपातकाल आप पढ़ते हैं आपातकाल। तो आपातकाल आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो आपने पढ़ा होगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। अब जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रावधान रहता है कि जो आपकी लोकसभा की अवधि है, तो लोकसभा की अवधि हम एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं या कितने माह के लिए? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। कितना? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ भी है। ऐसा एक बार कब हुआ? जैसे 5वीं लोकसभा आपने पढ़ी होगी। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 1971 से और 1976 तक था, ठीक है। लेकिन इसका कार्यकाल आपने पढ़ा होगा 1971 से और 1977 तक चला है। इसलिए हमने लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। तो ऐसा 5वीं लोकसभा आता भी है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल कौन सी लोकसभा का है? 5वीं लोकसभा का। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, तो आपातकाल की सीमा समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आप बताएंगे सही है या नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आपने पढ़ा होगा उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 में आता है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य, इसमें याद रखना है सभी सदस्य। जबकि अगर राष्ट्रपति की में पूछ रहा है तो राष्ट्रपति के में क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य की विधानसभा उनके कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक कौन सा है? दिल्ली, और एक आपका पांडिचेरी। इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये वोट डालते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में। तो ये तो राष्ट्रपति का होता है, पढ़ा होगा आपने। और उपराष्ट्रपति के में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य हैं? सभी सदस्य इसमें निर्वाचित भी होंगे और आपका मनोनीत। तो ये किसके लिए वोट डालेंगे? ये वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। किसके डालेंगे? उपराष्ट्रपति के लिए। क्लियर हो गया? उपराष्ट्रपति के, तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। कौन करेगा? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर, लोकसभा के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, राज्यसभा के अनुशंसा पर। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। बताएंगे सभी, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपने पढ़ा होगा लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में आपने पढ़ा है, लोकसभा का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में? 81 में। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया? 85 में। तो लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर किसको होता है? उसको होता है आपका राष्ट्रपति को। तो याद रखेंगे, तो आपको ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में? अनुसूचित जाति, एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए किस राज्य में? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? तो आपने पढ़ा होगा कितनी है? 84 आपकी सीट है। और सर्वाधिक अगर राज्य पूछ रहा है तो सर्वाधिक कौन से राज्य में? यूपी में। कौन से राज्य में? आपका यूपी में सर्वाधिक आपकी लोकसभा सीट है। यूपी में कितनी है? तो यूपी में आप याद रखेंगे कितनी लोकसभा सीट है आपकी? 17। तो 17 सबसे अधिक आपकी यूपी में है। तो क्लियर हो गया आपका, सर्वाधिक जो आपकी सीट है वो कौन से राज्य में है? यूपी में। क्लियर हो गया सभी का? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे क्या है? एसटी, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब से एसटी। तो अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में? तो सर्वाधिक लोक, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है आपकी? 47 सीट है। लोकसभा में कितनी सीट है? 47। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे अधिक कौन से राज्य में? सबसे अधिक है आपके एमपी राज्य में। एमपी राज्य में कितनी आपकी सीट है? आपकी 6। कितनी है आपके? 6। याद रखेंगे, एससी के लिए पूछे तो यूपी में 17 है, एमपी के लिए पूछे तो आपकी 6 है। आपसे पूछा जाए कितनी है टोटल, तो टोटल एसटी के लिए पूछे 47 है और एससी के लिए पूछे तो कितनी आपकी? 84 है। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और सऊदी अरब। बताएंगे सभी कहां पर आपका रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल कहां पर स्थित है? बताएंगे सभी, रब अल खाली मरुस्थल।
रब अल खाली मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है, मरुस्थल आप पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपने पढ़ा है, ये आपका अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका में मिलता है। तो महाद्वीप कौन सा आपका? अफ्रीका आप कहेंगे। बहुत सारे इसमें आपके देश हैं। और आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अरब मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अरब मरुस्थल। तो ये पश्चिम एशिया के जो आपके देश है जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान, यहाँ पर आपका स्थित है। आपसे पूछा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। और अटाकामा कहाँ पर है? अटाकामा आपका चिली देश में स्थित। तो पूछा जाता है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? अटाकामा, चिली देश में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ये आपने पढ़े। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, इन देशों में। तो रब अल खाली मरुस्थल आपसे पूछ रहा है, तो ये कौन से देश में आपका? सऊदी अरब। कौन से देश में आपका? सऊदी अरब। रब अल खाली मरुस्थल कौन से देश में आपका? सऊदी अरब। क्लियर हुआ? तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था, आपने लगाया होगा इसमें जो भी आपके क्वेश्चन थे संबंधित। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका मॉक टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।